मेरे साथ नरेंद्र कुमार जी हैं जो लंचा मुक्ता के वाइस प्रेसिडेंट हैं और हम आज इसलिए नशेमन के स्टूडियो में लंचा नरेंद्र जी आए हैं। आपको याद होगा कि पिछले एक साल कबल जून 8, 2019 को मंसूर खान जो आईएमए का एमडी था, चेयरमैन था, एक भगोड़ा जो हजारों करोड़ इन्वेस्टर्स के पैसे लेकर फरार हो गया था। और आज एक साल के बाद हम नरेंद्र जी से इसलिए हम मिल रहे हैं ताकि इस जो आईएमए का इतना बड़ा स्कैम हुआ, 3000 करोड़ का जो स्कैम हुआ, उसके बारे में बात करने के लिए और हमारे जो इन्वेस्टर्स, जो मासूम इन्वेस्टर्स हैं, जो उनकी मेहनत के पैसे डाले हैं, उनकी जो आज क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, कोविड आने की वजह से वो केस क्यों स्लो हो गया और मंसूर खान की जो जितनी भी प्रॉपर्टी जब्त हुई है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बारे में हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। नरेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपको पता है कि एक साल पहले मंसूर जो भगोड़ा है, मासूम इन्वेस्टर्स के पैसे, जो मेहनती पैसे जो मुसलमान लोग भाई डाले थे, बहन डाले थे, 3000 या 4000 करोड़ का जो स्कैम था, उन्हें अचानक फरार हो गया एक साल पहले। तो एक साल से लेके आज तक एक रफ एस्टिमेट हम अंदाजा लगाए तो क्या हाल है, क्या पोजीशन है और क्या स्थिति है? जैसे नॉर्मल स्कैम्स होते हैं उनमें से तो उनके कंपैरिजन में आज की स्थिति काफी अच्छी है। उसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे हाई कोर्ट को और चीफ जस्टिस को। हाई कोर्ट की वजह से केस यहां तक पहुंचा है जहां हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोविड नहीं हुआ होता तब तक क्लेम फॉर्म्स आ जाते, लोगों को क्लेम्स भरना शुरू हो जाता। वरना पॉलिटिकल इश्यूज की होने की वजह से, दूसरी की इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा स्कैम जो होता है उसमें पॉलिटिशियंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। हजारों करोड़, जैसे ही 100 करोड़ से बड़ा स्कैम बढ़ जाता है, कोई न कोई पॉलिटिशियन जरूर रहता है। बहुत लोगों का नाम आया, तो वो जो बड़े बड़े लोगों का नाम जो आया उसकी वजह से थोड़ा आगे पीछे हो गया था। हाईकोर्ट की वजह से अपॉइंटमेंट हुआ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, और अभी तक अगर कोविड नहीं आया होता तो सब लोग फॉर्म भर दिए होते। जब मंसूर एक साल पहले भागा तो सबसे पहले स्कैम का मैंने रिपोर्ट किया था और नशेमन न्यूज चैनल में भी किया था और बहुत से दीगर यूट्यूब चैनल वाले और टीवी चैनल में से था। अभी पोजीशन ये है कि जितने भी डायरेक्टर्स थे मंसूर के अलावा उन सबको बेल मिल गई है और बेल के बाहर आ गए हैं। और ये भी पता चला है कि मंसूर की जितनी प्रॉपर्टी जब्त हुई है, चाहे वो उनकी प्रॉपर्टी हो या जेवर हो या दूसरी ये है, तो 450 करोड़ है, जबकि स्कैम 2900 या 3000 करोड़ का स्कैम है और 80,000 या 1 लाख के इन्वेस्टर्स हैं। अभी ये इन्वेस्टर्स को पैसा कैसा मिलेगा और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का रोल क्या होगा? और ये भी हमको पता चला है कि बहुत से लोग मंसूर भागने से पहले उनको रिफंड भी मिल गया है और बहुत से लोग को जो इन्वेस्ट किए थे उससे ज्यादा पैसा मिल गया है। तो अब पोजीशन क्या है? बहुत से लॉयर्स कोर्ट में केस भी डाले हैं, आप भी लड़ रहे हैं, आईएमए ने दूसरे फ्रॉड कंपनीज के लिए भी आप इन्वेस्टर्स के साथ आगे लड़ रहे हैं। तो अभी पोजीशन क्या है, एक उम्मीद क्या है लोगों को मिलने की? उम्मीद अभी टूटी नहीं हुई है। दो तीन चीजें हैं। एक तो है कि कुछ लोगों को, जो पुराने इन्वेस्टर्स थे, अभी फॉरेंसिक ऑडिट के जो फॉरेंसिक ऑडिट का ऑर्डर हुआ था हाईकोर्ट में, फॉरेंसिक ऑडिट हो गई है, उसका मेन रिपोर्ट आ गया है, थोड़े और रिपोर्ट्स बाकी हैं लेकिन मोस्टली रिपोर्ट आ गया है। उसमें कहते हैं कि ज्यादातर पैसा रोटेट हुआ है। उनका कोई भी बिजनेस नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था, जो भी था दिखावा का बिजनेस था और मेन बिजनेस यही था कि डिपॉजिटर का पैसा आता था, बाकी लोगों को देते थे। तो जो पुराने डिपॉजिटर थे उनको उनके डिपॉजिट से ज्यादा प्रॉफिट मिल गया है, तो वो पैसा, चूंकि वो पैसा डिपॉजिटर्स को मिला है, पुराने डिपॉजिटर्स को मिला है, तो अनलेस एंड अनटिल वो वापस लिया जाए, कहीं पैसा नहीं है बाकी लोगों को देने को। एक तो ये होता है। फॉरेंसिक ऑडिट में आता है कि 2900 करोड़ तक डिपॉजिट हुए थे और 1500 करोड़ ऑलरेडी डिपॉजिटर्स को वापस दे दिए गए। 1400 कुछ करोड़ अभी डिपॉजिटर्स को वापस देना है। 80,000 डिपॉजिटर्स को अभी भी पैसा मिलना है। 20-30 हजार डिपॉजिटर्स को पैसा उनकी रकम से ज्यादा मिल गया, तो उनका नाम ये लोग निकाल दिए हैं। लेकिन अगर बर्ड्स कानून के तहत फाइट किया जाए तो उनसे पैसा लेकर के इनको दिलाने का शुरू हो सकता है। लेकिन इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी
गेम। मेरी बात ऐसे समझ नहीं आती कि मंसूर के जितने भी प्रॉपर्टीज है मंसूर के, अभी 1400 करोड़ का, एक मिनट, 1400 करोड़ का जो देना है उसमें से 450 करोड़ इनके पास जब्त है, रीजनल हर्ष गुप्ता के पास, आरसी के पास जब्त है, उनके पास उतना पैसा है कोर्ट में या प्रॉपर्टी। अब वो बोलते हैं कि ये जो फॉरेंसिक ऑडिट हुआ है उसमें खुलासा हुआ है थोड़ी और प्रॉपर्टीज मिलने की, वो प्रॉपर्टीज को भी हम जब्त करने की कोशिश करेंगे। वो बोलते हैं कितने की प्रॉपर्टीज है वो अभी बता नहीं रहे हैं, बोलते हैं रिसेंटली आया है, चेक करना है। तो वो थोड़ी और 100-200-150 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, 200 करोड़ की, 125 करोड़ इज ए क्लियर नंबर, 125 करोड़ के आसपास इन लोगों ने टीडीएस भरा था, वो इनकम टैक्स का है, इनकम टैक्स और भरा था। कॉमन अथॉरिटी ने लेटर दिया है कि वापस वो पैसा 100 करोड़ वापस। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या कह रहे हैं कि वो जो पैसा है वो हमने इनकम टैक्स दिया था इनकम के ऊपर, जब इनका ट्रांजैक्शन नहीं है तो इनकम कैसा, इनकम नहीं है तो इनकम टैक्स कैसा, तो इनकम टैक्स जो थे वो वापस नहीं, गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है तभी जब आपने बिजनेस किया हो। जब बिजनेस ही नहीं था तो टैक्स इन्होंने एडवांस टैक्स जो भरा था वो हम वापस मांग सकते हैं। तो वो 125 करोड़ के अमाउंट है, तो वो भी ऐड हो जाएगा। मैटर इज बिफोर द कोर्ट। नो, वो कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ेगा कि वो पैसा निकाला जाए। कोर्ट हैज टू ऑर्डर टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू रिलीज द अमाउंट, सेइंग दैट इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, यू हैव टू गेट बैक द अमाउंट। अभी एक और ये आई कि मंसूर की जितने भी प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत से लोग लीज पे लेके हैं, और उन लोगों भी दे आर ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम, बहुत से लोग छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और बहुत से प्रॉपर्टीज लिटिगेशन में आ गए, तो और मंसूर भी कोर्ट में जा रहा है कि मेरे प्रॉपर्टीज को सेल मत करो। तो व्हाट वुड बी द पोजीशन एग्जैक्टली? KPID Act, BUDS Act, both the acts are very clear about it कि proceeds of the crime, एनफोर्स डिपार्टमेंट में स्टेटमेंट है, प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम, चोरी का माल, इसको हमारे शुद्ध भाषा में चोरी का माल। चोरी का माल जो भी है हमारा पैसा है, हमको मिलना चाहिए। अगर एक आदमी ने, एक शख्स ए ने हमसे चोरी करके शख्स बी को लीज पे कर दिया है, तो वो लीज वाला नहीं बोल सकता कि ये हमारा है, हमने पैसा दिया है। उसने चोरी का माल का उपयोग किया है, चोरी का माल जिसका है उसको वापस आ जाना चाहिए। बाद में ट्रांजैक्शन होता है ए और बी के बीच में, वो अलग मसला है जी। अभी तो जो भी लीजिंग का है, जो भी अच्छा गोल्ड के बारे में भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि हमने गोल्ड दिया था, तो गोल्ड का भी वही कहानी है कि जो भी KPID एक्ट वेरी क्लियर बोलता है कि मटेरियल एंड कैश both are treated as part of the deposit. और there is only one case going to go on this deposit. उसमें लैंड भी रहेगा, गोल्ड भी रहेगा, उसका फर्नीचर भी रहेगा, उसका माउस भी रहेगा, कंप्यूटर का, everything be treated as part of the deposit. It has to be auctioned, और जो पैसा बचेगा बाकी सब लोगों को बराबर बराबर हिस्सा में बांट दिया जाएगा। नरेंद्र जी, जिस एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको, मेरे को मालूम है बट मैं आपको पूछ रहा हूँ कि ये जो पेपर में एक आया, कन्नड़ पेपर में आया था कि आप जाकर कर्नाटक 1 या बेंगलोर 1 में जाकर अपना आधार कार्ड नंबर लॉगिन कीजिए, पैन कार्ड लॉगिन कीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ये कहा कि अब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं आया हमको कोई टू claim, because unless and until the court gives an order, we'll give a notification in the newspapers. After that, you'll have 15 days time, and then 1 month time will be there for you to apply. I mean, what I'm trying to ask is, some people have their accounts, but they were operating through IMA personal account. जो पैसा रहता है, those accounts have been closed. What if that account is not tallying with what these people have seized in Mansoor's laptop? Because the money is to come to IMA to certain see your account. Now you have closed that account. So now, how would Narendra get back his money? No, see, that's very clear. Claim form होता है कि हमको IMA से इतना पैसा आना है। उसमें बोलते हैं कि जो पैसा आएगा, क्योंकि बाद में जब आपका पैसा देंगे तब आपका बैंक अकाउंट पूछने से कोई मतलब नहीं है, अभी आप मेरे को सारे इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो when you fill the claim form, you give him a bank account number. Now that bank account number need not match your old bank account number. There is another bank account number through which you are giving a transaction. For example, जब आप पैसा डिपॉजिट किए थे IMA में, तो आपने थ्रू बैंक किया था, उस बैंक का एक ट्रांजैक्शन आईडी होगा, ट्रांजैक्शन का कॉपी होगा जो आप उनको देंगे। वो ट्रांजैक्शन के साथ में किस बैंक से हुआ था, किस अकाउंट से हुआ था, सब मिल जाएगा उनको। दैट मीन्स दे विल हैव इंफॉर्मेशन अबाउट जिस अमाउंट, जिस बैंक से उनको IMA को पैसा मिला था, उसका उनको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिलेगा। जैसे आप फॉर्म भरेंगे उसको उसके बाद आप ये भी उनको देंगे कि अब वो मेरा अकाउंट नहीं रहा, दूसरा अकाउंट है, तो उसमें भी आप अपना उनको नंबर देंगे। द ओनली रिस्ट्रिक्शन हियर इज कि जो
बैंक अकाउंट आप देंगे उनको, दैट हैज टू बी आधार लिंक्ड। आधार एंड योर पैन कार्ड आल्सो। एंड योर पैन कार्ड का एक्चुअली हमने केस डाला हुआ है IMF के इसी इश्यूज के ऊपर कि ये लोग जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं फिल्टर करने की वजह से। पैन कार्ड की IMF के से कोई जरूरत, कोई कनेक्शन नहीं। अच्छा, तो ओनली आधार कार्ड। ओनली आधार कार्ड का भी कनेक्शन नहीं है। एक्चुअली दोनों के लिए हमने वी हैव ऑब्जेक्टेड टू दे इंसिस्टिंग ऑन आधार कार्ड because as per the Aadhaar card restrictions and orders of various courts, there is only one thing is very clear. आधार कार्ड का इंसिस्टेंस गवर्नमेंट ओनली कर सकता है जब गवर्नमेंट अपने पॉकेट से उनको पैसा देता है। गवर्नमेंट मनी जब आप एक आदमी का पैसा दूसरे आदमी को दे रहे हैं तो आधार कार्ड इंसिस्ट नहीं कर सकते। एक वन थिंग, आधार कार्ड वो लोग इसलिए मांग रहे हैं कि इट इज इजियर टू चेक आउट प्रोसेस जेन्युइनिटी, जिससे दूसरा कोई नहीं ले, और उसमें आधार में भी इंसिस्टेंस नहीं है। रिसेंट उनके क्लैरिफिकेशन आया था हर्ष गुप्ता का कि अगर आपके पास दूसरा कोई भी गवर्नमेंट आईडी होगा तो दीजिएगा तो भी चलेगा। लेकिन ये सब तभी होगा जब ये लोग शुरू करेंगे आपसे लेना। आज के डेट में इन लोगों ने शुरू भी नहीं किया है कोई फॉर्म लेना। तो द रिपोर्ट, बहुत से लोग दुकान खोल दिए, मेरे पास फॉर्म है बोल। हाँ, नहीं फॉर्म की दुकान तो नहीं, बहुत से लोग क्लेम कर रहे हैं, आइए हम तुमको क्लेम करके देंगे, इतना होगा इतना होगा, तो पीपल को मिसलीड कर रहे हैं बहुत से लोग। तो उसके बारे में आप क्या? देखिए, लोग पीपल को मिसलीड करने का सिलसिला बहुत पुराना है, उसको IMA के स्कैम से लिंक नहीं करना है। वो फ्रॉड लोगों को जहां भी मौका मिलता है वो लोग अपना दुकान खोल देते हैं। तो और कुछ लोग बोलते हैं कि हमको पैसा दीजिए, हम वो करेंगे ये करेंगे। तो नहीं, इसमें दो चीजें हैं। एक तो कुछ लोग डोनेशन मांगते हैं कि अगर आप दे सके तो दीजिए। कुछ लोग प्रोसेसिंग मांगते हैं। प्रोसेसिंग में क्या होता है, अगर आप हमको पैसा नहीं देंगे तो हम आपका काम नहीं करेंगे, जो गलत है। अगर आप एक NGO हो, एक रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो, या जैसे भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, आपको डोनेशन लेने के लिए सरकार से ओके है और लिखित भी है कि हम अपने पॉकेट से कितना दिन लोगों की बताएंगे। तो अगर आप लोगों का पैसा डूब गया है तो आप लोगों को डोनेशन की, इसलिए हम अकेले लड़ सके। कोर्ट फीस होता है, लॉयर फीस होता है, बहुत कुछ चीजें। तो डोनेशन इज वन, वो स्वेच्छा से होता है। हमारी बात जितना भी दे सकते, नहीं दिए तो भी चलेगा। लेकिन जो प्रोसेसिंग फी हो रहा है, मेंबरशिप हो रहा है, वो गलत है। वो दुकान है फ्रॉड लोगों की, क्योंकि इन लोगों का कोई जरूरी नहीं है कि यही लोग निकाल के पैसा दे रहे हैं। कोर्ट में चल रहा है, जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं आता नहीं, कोर्ट अपना चल रहा है, काम चल रहा है, RC चल रहा है, ये सब कर रहा है, तो आप उनके लिए क्यों पैसा मांग रहे हो? आपको अगर मदद करना है तो आप फ्री में मदद करो, उसके बाद जिसको पैसा देना होगा देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा, वो है। दूसरा बात ये, बहुत लोग बोल रहे हैं कि हाँ वो स्टार्ट हो गया है अभी कर दीजिए, वो एक फॉल्स न्यूज है। वो पुराना इंफॉर्मेशन लेकर के फिर से उसको छाप दिया और उसको सर्कुलेट कर दिया, उसका कोई उसने व्हाट्सएप से निकाल करके पेपर में छाप दिया। एक उर्दू पेपर में आया था रिसेंटली, तो हमारे लोग गए थे उर्दू पेपर को बताए, तो अगले दिन उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया था। कन्नड़ा पेपर में भी आया था, कन्नड़ा पेपर में आया था, वो पुराना था, कन्नड़ा पेपर वाला पुराना। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको नहीं देती है, पेपर्स में गवर्नमेंट की तरफ से DIPR से एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा, और उसके बाद एक प्रोसीजर है, एडवर्टाइजमेंट आने के बाद 15 दिन का टाइम मिलेगा। 15 दिन के अंदर आप ऑनलाइन फॉर्म कीजिए, उसके बाद आपको 1 महीना टाइम मिलेगा, फिर आपको कोर्ट से प्रोसीडिंग्स आएगी, आपको चेकिंग आएगी। इतना आसान नहीं है आपको उठा के पैसे देने का, और आप कोर्ट में जाते रहना, तो कितने साल तक चलेगा? नहीं, एक्चुअली नहीं, बहुत से लोग शक कर ये है कि कोर्ट का मामला है, सालों चलेगा, 10-5 सालों नहीं चलेगा। मैं आई ऑल्सो नो, तो मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत से लोग कोर्ट का मामला है, तो IMA के इसमें क्या उम्मीद है? बिकॉज इतना पास आ गया है केस। अभी अगर कोविड के लॉकडाउन नहीं होता तो February-March में ही उसका फैसला होने वाला था, तो अभी उम्मीद क्या है? देखिए, KPID एक्ट में बोलता है कि जिस दिन उन्होंने केस डाला है कोर्ट में रिकवरी के लिए, जो उससे कितने दिन तक? उससे 1 साल के अंदर उनको करीब खत्म हो जाना चाहिए। तो जुलाई में कभी करीब जुलाई अगस्त में कभी डाला था, जुलाई में डाला था। जुलाई 19 को उसको पकड़ के लेके नहीं, दुबई से उसके केस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बनाने के बाद 24 जुलाई को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 24 या 25 जुलाई को बनाया था। 24 जुलाई को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया था। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कुछ दिनों में उसको दिया था। तो अगस्त फर्स्ट वीक लेंगे, अगस्त फर्स्ट वीक से इस अगस्त फर्स्ट वीक तक 1 साल के अंदर उनको जो भी प्रॉपर्टी है उसको एब्सोल्यूट करना है। एब्सोल्यूट मतलब बेचने के लिए तैयार करना है, बेच करके पैसा रखना है, उसके बाद लोगों से फॉर्म लेकर के देना है। तो एक्चुअली ये लोग हम लोगों ने क्या बोला था कि सर आप प्रॉपर्टी बेचते रहिए, उसके पहले सबसे फॉर्म तो ले लीजिए। तो फॉर्म लेने का सिलसिला चालू होना था
क्योंकि बहुत लोग थे, ऑनलाइन करना था, इसके लिए इन लोगों ने लिया है। अभी फॉर्म के ऊपर भी हम लोग कल मीटिंग जो किए थे उसके ऊपर बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं कि कोविड की वजह से कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस या कोई भी ऑफिस किसी प्रकार का पेपर लेने को डर रहा है। तो अभी आप अगर इन लोगों ने अभी तक शुरू कर लिया होता, आईएमए का फॉर्म अभी तक कंटिन्यू अभी तक इम्प्लीमेंट हो गया होता, लेकिन वो लोग इसीलिए डर रहे हैं कि जैसे हम बोलेंगे आगे फॉर्म सबमिट कीजिए, लोग दौड़ेंगे, भागेंगे, बेंगलोर में जाएंगे, कर्नाटक में जाएंगे, फिजिकल फॉर्म देंगे, उनमें जो फॉर्म लेता है वो इन्फेक्ट हो सकता है, उसके बाद वो जो फॉर्म देने आएंगे उन सबको इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये डर है, इसीलिए से रुक रहा है। मुझे उम्मीद है कि जुलाई नहीं तो अगस्त के पहले हफ्ते तक फॉर्म ले ले। तो नरेंद्र भाई का ये कहना है कि जुलाई अगस्त के महीने के अंदर कोर्ट फैसला कर देगी। नहीं, कोर्ट फॉर्म लेने के लिए नहीं, एक्चुअली नहीं फैसला सुनाएगी कम्युनिटी अथॉरिटी को। हाँ, सुनाना पड़ेगा, कोर्ट ये आदेश देगी कि कम्युनिटी अथॉरिटी को कि आप नोटिफिकेशन जारी कर दो। नहीं, कम्युनिटी अथॉरिटी को ये आदेश देना लाजमी है कि 1 साल होने को है, अब आप उनको सारे प्रॉपर्टीज को सेल करके पैसा लेकर के इनको दे दीजिए। क्योंकि कोविड आ गया तो 2-3 महीने डिले हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा डिले होने का जरूरत या गुंजाइश नहीं होना चाहिए। एक दूसरा, ये फॉर्म कभी लेना है, कभी सबमिट करना है, इसमें कोर्ट की इजाजत की कोई जरूरत नहीं होती है। हर्ष गुप्ता खुद डिसाइड कर सकते हैं। चूंकि अभी कोविड-19 का प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन का खतरा है कि कुछ लोग आएंगे, फॉर्म देंगे, जो फॉर्म ले रहा है वो इन्फेक्ट हो सकता है, फिर वो बाकी फॉर्म देने वालों को इन्फेक्ट कर सकता है, इसके लिए प्रॉब्लम है। तो हम लोग इस बार कोर्ट में, जैसे ही कोर्ट हमारा मुकदमा सुनने को तैयार होगा, अगले महीने तक हो जाना चाहिए, हम कोर्ट को बताना चाहेंगे कि जो फॉर्म लेने देने की प्रक्रिया है इसको ज्यादा से ज्यादा डिजिटल रखिए। हम थोड़ा दिन देर से ही, 15 दिन देर से ही, लेकिन हम सबको इन्फॉर्मेशन कर देंगे कि आप कोई भी फिजिकल फॉर्म कहीं भी मत डीलिए, अपने अगल बगल से कहीं से स्कैन करा के व्हाट्सएप भेजिए, वो व्हाट्सएप पे हम उनको सबमिट कर देंगे। तो बाई ईमेल या बाई ऑनलाइन फॉर्म या सेवा सिंधु जो आपका के तो ये सब जुलाई के अंदर तक हो जाएगा। जुलाई के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन अभी कोर्ट, उसके लिए कोर्ट से भी इंफॉर्मेशन लेना है, हर्ष गुप्ता से भी बात करना है। और ये बात खाली आईएमए का नहीं है, बाकी की कंपनियां है ना, उनके फॉर्म भी आए हैं। जैसे कलमा एक नई कंपनी, उनका फॉर्म आया, तो सबका, किसी भी फॉर्म का डिजिटल फिजिकल प्रोसेसिंग ऑफ द फॉर्म वायर कोरोना की वजह से सब लोग डरे हुए हैं, इसके लिए डिले हो रहा। नरेंद्र भाई, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पैसा कब तक आएगा और क्या उम्मीद है? सब लोग बोल रहे थे कि एक्चुअली हम लोग, जब कोई हमसे पूछा था पैसा कभी आएगा, हम सबको बोलते थे 2020 तक आएगा। अभी भी हमको उम्मीद है कि अगर जुलाई अगस्त तक कोर्ट खुल गया, उसके बाद 3 महीने से ज्यादा नहीं लगना चाहिए इन लोगों को सारे फॉर्म लेकर के प्रॉपर्टीज को डिस्पोज ऑफ करके लोगों के अकाउंट में पैसा डालने के लिए। 3 महीना और ले लिया तो नवंबर आता है, ज्यादा से ज्यादा दिसंबर के अंदर अगर सब कुछ ठीक रहा तो सारे आईएमए के विक्टिम के अकाउंट में कुछ न कुछ पैसा आ जाएगा। हम लोग ऑलरेडी कोर्ट से दस्तखत करने वाले हैं, अगली बार दरखास्त करेंगे कि जो अमाउंट है कम से कम उसको डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए। सब लोगों की हालत खराब है, किसी के पास पैसा नहीं है, थोड़ा पार्शियल पेमेंट करा दीजिए, उसके बाद जो बचता है फिर फाइनल पेमेंट कराइएगा, ये पूछ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर तक लोगों को पैसा आना चाहिए, अगर खुदा न खास्ता कोरोना का ज्यादा कहर नहीं पड़ पाता तो। एक तो ये, दूसरी बात आप कभी पूछे थे, मैं बता देता हूँ कि जो एक्सेस पैसा मिला है लोग को, हद से ज्यादा उनके इन्वेस्टमेंट से ज्यादा जो उनको पैसा मिला है, तो उनसे कैसा रिफंड करें? देखिए, 2 टाइप का है। एक तो एक्सेस पैसा मिला है, उसका क्या होगा। दूसरा, कई लोग बोल रहे हैं, हर्ष गुप्ता भी देश में बोल रहे हैं कि जिसका पैसा कम है उनको पहले दे दो, जिसका पैसा ज्यादा उनको ज्यादा दे दो। वो नहीं होगा। केपीआईटी एक्ट में वेरी क्लियरली लिखा है, बीओडीएस एक्ट में वेरी क्लियरली लिखा है कि सबको प्रोपोर्शनेट अमाउंट मिलेगा। मतलब 10% मिलेगा तो सबको 10% मिलेगा, 20% मिलेगा तो सबको 20% मिलेगा। और रहा जिसको ज्यादा पैसा मिला है वो कहानी का, तो ज्यादा पैसा मिला है वो 20,000 लोग हैं। उन लोगों से ज्यादा पैसा निकाल के अभी किसके पास मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा, उनका केस होगा कि हमको मिल गया था, वापस कैसे ले सकते हो। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। जिन्होंने ज्यादा पैसा ले लिया है उनसे पैसा लेने की, वापस लेने की कवायद मुश्किल है। यही है कि जिन्होंने उल्टे सीधे तरीके से पैसा लिया है, जैसे कुछ मिनिस्टर लोगों का नाम आ रहा है, वो पैसा लाने का
हम लोग भी कोशिश करें। एक अच्छी गुफ्तगू हुई नरेंद्र जी से। इन्होंने ये कहा कि जुलाई या अगस्त के अंदर जो भी अगर नोटिफिकेशन है हर्ष गुप्ता के हाथ में भी है, कोर्ट को इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। जब नोटिफिकेशन आएगा आप लोग अप्लाई कीजिए, फॉलोअप कर दीजिए और उम्मीद रखिए कि जल्द से जल्द तो आपका पैसा आपको मिले और जो भी आपकी मेहनत का पैसा है आपके पास आ जाए। रिजवान असद, नशेमन न्यूज, बेंगलुरु।